हेलो गाइस, ग्रेविटेशन चैप्टर का अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं ना। ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले न्यूटन का नाम आता है। इन्होंने ग्रेविटेशन फिनोमिना को डिस्कवर किया था। ठीक है, कैसे किया था? एप्पल पेड़ के नीचे से गिरा, है ना। गिरने के बाद में वो अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गया। तो बहुत जब न्यूटन ने सोचा तो उनको एक कंक्लूज़न मिला कि अर्थ अट्रैक्ट करता है हर ऑब्जेक्ट को जो उसकी तरफ गिरता है। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ये न्यूटन ने ऐसा बताया। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ऐसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, जो रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन कराने में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, जहाँ पे m क्या है? बॉडी का मास है, v उसकी वेलोसिटी है और r सर्कल का रेडियस है। तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? mv²/r। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि स्पीड बताओ सर्कुलर मोशन में उस ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर्कल में जब आप एक चक्कर लगाओगे तो जो डिस्टेंस कवर करोगे वो उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 2πr, और टाइम कितना लगेगा? t। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 2πr/t। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है केपलर लॉ। केपलर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लानिटरी मोशन वाला लॉ दिया, और 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो प्लानेट है ना वो घूमता है सन के चारों ओर, जिस पाथ में, वो पाथ होता है एलिप्टिकल। कैसा होता है? एलिप्टिकल। तो हम बोलते हैं उस रास्ते को ऑर्बिट बोलते हैं। तो हम बोलेंगे ऑर्बिट ऑफ प्लानेट इज एलिप्स। जो प्लानेट का जो ऑर्बिट है वो एलिप्स जैसा है। ठीक है, और सन उसके एक फोकस पे है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। फिर से बता देता हूँ, प्लानेट जिस ऑर्बिट में घूमेगा वो ऑर्बिट एलिप्टिकल है और सन उसके एक फोकस पे पड़ा हुआ है। सेकेंड लॉ जो बोलता है वो बोलता है लॉ ऑफ एरिया। इन ज्वाइनिंग एनी प्लानेट टू द सन, ये आपका प्लानेट हो गया, ये सन से आपने लाइन ज्वाइन करा दी तो वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। बताता हूँ, प्लानेट यहाँ से यहाँ पहुँचा और टाइम लिया t1, और उसने जो एरिया स्वेप्ट किया वो ये वाला एरिया है। ठीक है, फिर प्लानेट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसने टाइम लिया t2 और एरिया स्वेप्ट किया इतना। तो अगर ये टाइम और ये टाइम सेम रहा तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी सेम रहेगा। ये कौन बोलता है? केपलर बोलता है। ठीक है, केपलर का जो थर्ड लॉ है वो क्या है? बोलता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। मतलब ये प्लानेट घूमेगा तो टाइम पीरियड होता है t, और सन से प्लानेट के बीच की जो मीन डिस्टेंस है वो r है। तो जो स्क्वायर है टाइम पीरियड का वो मीन डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फॉर्मूला क्या बनेगा? t²/r³ कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद में न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसमें अपने पास 2 मासेस हैं, उनके बीच की दूरी सेंटर से है d, उनके बीच में फोर्स लग रहा है F। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × n2 अपॉन d²। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा g, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फॉर्मूला बनेगा F = g m1m2 अपॉन d²। g की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक है, इसके बाद में अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका क्या मतलब है? जो फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा सेंटर की ओर लगता है। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की ओर हर ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरते हैं? क्यों? क्योंकि जो फोर्स है ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद में अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। कौन क्रिएट कर रहा है? अर्थ। उसका नाम पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ ने लगाया। उसको स्मॉल g से दिखाते हैं, और वो हमेशा सेंटर की तरफ रहता है और हमेशा नीचे की ओर रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, g की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताते हैं।
ये अर्थ है, उसके एक सरफेस पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है, तो अर्थ और मास के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और वेट का जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी का, वो लग रहा है मास इनटू ग्रेविटी। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैंने बोला दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल दिख रहे हैं। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैंने लिख ली। अब देखो भाई, ये वाला m कट गया, तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ गई, Gm/r²। जब आप g की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू पुट करते हैं और r की वैल्यू पुट करते हैं, ये g कांस्टेंट, ये m मास अर्थ का है और रेडियस भी अर्थ का है, तो वैल्यू इतनी आती है। हमें अप्रॉक्सीमेट लेना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में g की ये जो वैल्यू आई है ये सरफेस पे आई है, बट g की वैल्यू हमेशा वेरी करती है। कैसे वेरी करती है उसको समझते हैं। क्या होता है, आप सरफेस से इधर से उधर जाएंगे या इधर से उधर जाएंगे, तो आपने सरफेस को चेंज कर दिया। लेट सपोज हम इक्वेटर से पोल पे गए या पोल से इक्वेटर पे आए, तो जी की वैल्यू बदलती है। कैसे बदलती है मैं समझाता हूँ। रेडियस इक्वेटर का थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोल, है ना। तो मैंने यही लिखा, रेडियस इक्वेटर का ज़्यादा है पोल के कंपैरिजन में। हमने फॉर्मूला पढ़ा स्मॉल जी का Gm/r², जिसमें हमको पता चला g और r का रिलेशन इनवर्स है। तो अगर आप r की वैल्यू बढ़ाएंगे तो g की वैल्यू कम हो जाएगी। तो r की वैल्यू इक्वेटर पे ज़्यादा है तो g की वैल्यू इक्वेटर पे कम हो जाएगी। तो g की वैल्यू ज़्यादा कहाँ है, पोल पे। समझ पा रहे हो, जहाँ रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे g की वैल्यू कम है। उसके बाद में हाइट के साथ जो बदलाव है g का, आप अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे, हाइट बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। अर्थ सरफेस पे आप बहुत डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और सेंटर पे 0 होती है, ठीक है। इसके बाद में कॉन्सेप्ट है मास और वेट का। मास क्या होता है, अपने पास कोई भी बॉडी है उसमें जितना मैटर प्रेजेंट है वही उसका मास है, तो मैंने लिखा अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को खींचता है। मान लीजिए अर्थ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पर एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, उसका नाम क्या है, वेट, जो अर्थ लगाता है। मास हमेशा आप मून पे जाइए, जुपिटर पे जाइए, किसी भी प्लैनेट पे जाइए, हर जगह सेम होगा। बट वेट की वैल्यू पोजीशन के साथ साथ बदलती जाएगी। समझ पा रहे हैं, पोजीशन बदलेंगे तो बदलती जाएगी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। बट वेट एक वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट मास का केजी है और वेट का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। इसके बाद में फ्री फॉल कंडीशन। फ्री फॉल एक कंडीशन है जहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करना मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन जी के बराबर है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने लिखा जब किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराएंगे सिर्फ एक ही फोर्स से, और वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल कंडीशन, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन जो बन के आता है फ्री फॉल कंडीशन में, वो क्या आता है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये पढ़ा v = u+at, बट फ्री फॉल कंडीशन में u की वैल्यू 0 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गया, v = gt बन गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s = ut + ½ at², बट u भी 0 है और a की वैल्यू g के बराबर है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा s = ½ gt²। फिर थर्ड इक्वेशन में भी u 0 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, v² = 2gs। ठीक है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको फ्री फॉल में लगाना है। ये बेसिक फंडामेंटल जो हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक एनर्जी होती है जब आप पोजीशन को बदलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आप बदल देंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोजीशन कैसे बदल रहे हैं आप, अर्थ सरफेस पे कहीं उसको हाइट पे ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, है ना, तो जिसके कारण उसका एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है क्योंकि उसका पोजीशन बदल रहा है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हाइट बहुत कम है रेडियस के कंपैरिजन में तो होता है mgh, मतलब अर्थ सरफेस पे हाइट बहुत ज़्यादा पास में ही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। अगर अर्थ सरफेस पे एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी देखी जाए तो उसका फॉर्मूला आता है -gmm/r। -gmm/r, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास अर्थ का है, ये किसका है, उस ऑब्जेक्ट का जो इस पे रखा हुआ है, और ये रेडियस अर्थ का है। ये कब लगाना है, जब हाइट रेडियस के कंपेरेबल हो। ठीक है, अच्छा ये माइनस क्यों आया, माइनस आया अट्रैक्शन के कारण। अट्रैक्शन क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने माइनस लगाया। आप किसी हाइट h पे चले जाओ, हाइट बहुत ज़्यादा है रेडियस से, तो
जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, -gmm/r नहीं r+h, क्योंकि h हाइट ऊपर गए हो। ठीक है भाई। अगला कॉन्सेप्ट एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी आपने किसी बॉडी को कितनी दे दी जिससे वो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल क्रॉस कर जाए, समझ पा रहे हो, वापस अर्थ पे ना आ पाए। तो मैंने लिखा इनिशियल वेलोसिटी जो आप किसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हो जिससे वो अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को स्केप कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है, स्केप कर जा रहा है। ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। ठीक है। इसके बाद में हमें एनर्जी लिखनी है। एक ऑब्जेक्ट है मास m का, उसको मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ v वेलोसिटी से, या v वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm/r और काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक मैंने ये लिख दिया और पोटेंशियल ये लिख दिया, तो ये इक्वेशन बन गया। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी भी 0 रहेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्फिनिटी पे रेडियस 0 है ना, इन्फिनिटी पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, इसीलिए टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब एस्केप वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते हैं। एस्केप वेलोसिटी का कैलकुलेशन होगा एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वल होता है। टोटल इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल का सम इक्वल टू टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। अब पहले जो एनर्जी थी काइनेटिक वाली वो इतनी थी, पोटेंशियल वाली इतनी थी, और फाइनल में सब 0 हो गया। तो ये वाला टर्म आगे गया, तो ये यूँ बन गया, ये m और m कट गया, इसके वेलोसिटी √2gm/r। क्या फार्मूला आया, √2gm/r। अभी हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है g = gm/r²। जहाँ पे gm है वहाँ पे gr² लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें अगर अपन gr² डाल देते हैं ये वाले में। अच्छा, अगर आप g की वैल्यू रखते हो 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ रखते हो और रेडियस ऑफ अर्थ रखते हो, तो आपको एस्केप वेलोसिटी का एक फिक्स्ड वैल्यू आता है 11.2 km/s। ठीक है, इसको भी याद रखना है। यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है ग्रेविटेशन वाला। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें।